Hello and welcome all of you in this video. My name is Jasbir Singh, your social science teacher. Dear students, today we will discussing about the chapter first of history, the rise of nationalism in Europe. In this chapter, we will discussing about the topic the age of revolution 1830 to 1848. तो ये वो टाइम था जब यूरोप में बहुत सी रिवॉल्यूशंस हुई। वैसे तो 1815 जब ट्रीटी ऑफ वियना हुई और नेपोलियन का फॉल हुआ और नेपोलियन बोनापार्ट को वाटरलू की लड़ाई में हरा दिया गया, और उसके बाद से लेकर अगले 100 साल तक, यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वार की शुरुआत तक, 1914 तक जब फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू होती है, तो इस 100 साल में यूरोप ने बहुत सारी चेंजेस को विटनेस किया। और उन्हीं चेंजेस में से एक ये भी टॉपिक बनता है द एज ऑफ रेवोल्यूशंस। तो इसके अंदर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसे हम करेंगे। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और जो एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं आपके, उसके अंदर पहले ही क्वेश्चन में ये टॉपिक आपको मिल जाता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसको हम आज डिस्कस करेंगे। ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस, अब ये क्या है? ग्रीक क्या है? ग्रीक एक कंट्री का नाम है जो यूरोप में पड़ती है। इसे हिंदी में यूनान भी कहा जाता है। जो आपने जो स्टडी की है, अपनी स्टडीज़ के दौरान आपने अरस्तु का, प्लेटो का या सुकरात का नाम सुना होगा। वो ग्रीक के ही रहने वाले थे, ग्रीस के ही रहने वाले थे। इसे कंट्री का नाम ग्रीस है और इसे ग्रीक कह दिया जाता है जब इसे प्रोनाउंस किया जाता है। यानी कि जैसे हमारे देश का नाम इंडिया है, और जब हम कहते हैं इंडियन सिटीजन या इंडियन कल्चर, तो ऐसे ही जैसे हम इंडियन शब्द का यूज़ करते हैं, ऐसे ही ग्रीस के लिए ग्रीक शब्द का यूज़ होता है। अब ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस क्या है कि जो ग्रीक है वो बाल्कन नेशन में पड़ने वाला एक देश है। यूरोप में एक एरिया पड़ता है जिसे बाल्कन नेशन कहा जाता है। और बाल्कन नेशंस के अंदर ये जो ग्रीस था, ये 15th सेंचुरी से ही ऑटोमन एम्पायर का पार्ट हुआ करता था। और वहाँ पर ऑटोमन एम्पायर से फ्री होने के लिए जो है 1821 में ग्रीस के अंदर एक वॉर चल जाती है। यानी कि जो ग्रीस के पढ़े लिखे और एलीट लोग होते हैं, यानी कि जो लीडर होते हैं, एक तरह से जो रेवोल्यूशनरीज होते हैं, वो ऑटोमन एम्पायर के ख़िलाफ़ युद्ध छेड़ देते हैं और ग्रीस को फ्री कराने के लिए कोशिश करते हैं। और जो पब्लिक है जो ग्रीस की, जो उनका साथ दे रही होती है इस वॉर में, उनको भी बहुत सपोर्ट मिलता है। अब वो सपोर्ट किनका मिलता है? ये सपोर्ट जो है पोइट्स का मिलता है। जो पोइट जो हैं, या जो उस वक्त जो था रोमांटिक नेशनलिज्म का टाइम था, और ये भी रोमांटिक नेशनलिज्म क्या होता है ये मैं अगली स्लाइड में आपको समझाऊंगा, नेक्स्ट स्लाइड्स में। तो वो जो पोइट और आर्टिस्ट थे, उस वक्त कोई सोशल मीडिया या टीवी या रेडियो नहीं होता था, कोई न्यूज़पेपर नहीं होता था। तो जो फीलिंग्स थी, जो लोगों की बातें, आपसी कल्चर को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र किया जाता था, वो पोइट और आर्टिस्ट के द्वारा ही किया जाता था। तो इन पोइट्स ने जो पोइमें लिखी, या जो आर्टिस्ट थे उन्होंने जो अपनी रचनाएं रची, उसके अंदर इन्होंने जो यूरोपियन ग्रीस को एक क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन की तरह प्रेजेंट किया। और ये भी कहा कि जो ऑटोमन एम्पायर है, जो मुस्लिम राजाओं के अंडर है, कि ये जो क्रिश्चियन कंट्रीज़ हैं ये उससे फ्री हो जाएं। ऐसी एक इंग्लिश पोइट हुए हैं, आपने उनका नाम ज़रूर सुना होगा, लॉर्ड बायरन। वो भी वहीं के रहने वाले थे और उन्होंने इस लड़ाई में हिस्सा लिया था, और उन्होंने इसके लिए फ़ंड भी इकट्ठा किया था, पैसे इकट्ठे करके भी दिए थे। और 1824 में इस लड़ाई के ही दौरान बुखार की वजह से, फीवर की वजह से उनकी डेथ हो गई थी। और एक लंबी स्ट्रगल के बाद जो है वो ग्रीस फ्री हो जाता है। एट द एंड ऑटोमन एम्पायर के जो शासक होते हैं, जो ऑटोमन एम्पायर होता है जिसके अंडर ग्रीस होता है, वो एक ट्रीटी करते हैं जिसका नाम है 1832 में, जिसे कहा जाता है ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ये 1832 में साइन होती है, जिसके अंदर ग्रीस को एक इंडिपेंडेंट नेशन डिक्लेयर कर दिया जाता है। ग्रीस को जो है एक आज़ाद मुल्क
घोषित कर दिया जाता है। और उस वक्त से लेके 1832 से लेके आज तक ग्रीस एक इंडिपेंडेंट नेशन है। जो ग्रीस है ये वही देश है जहाँ पर एथेंस पड़ता है, जहाँ पर पहली बार ओलंपिक मैच हुए थे, ओलंपिक गेम्स हुए थे। और जो ओलंपिक है वो वर्ल्ड को इसी देश की देन है। ठीक है, हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अब मैंने एक शब्द यूज़ किया था रोमांटिक नेशनलिज्म, जिसे रोमांटिसिज्म भी कहा गया। अब रोमांटिक नेशनलिज्म क्या है? व्हाट इज़ रोमांटिक नेशनलिज्म या व्हाट इज़ रोमांटिसिज्म? रोमांटिसिज्म वाज ए कल्चरल मूवमेंट विच साउट टू डेवलप ए पार्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनलिस्ट सेंटिमेंट। अब एक देश को फ्री कराने के लिए या अपने देश के लिए जो पैट्रियोटिक फीलिंग्स हैं उनको शो करने के लिए जो फीलिंग्स थी उसको रोमांटिक नेशनलिज्म कहा गया। जैसे कि हम हमारे जो आज़ादी की लड़ाई है उसमें देखते हैं कि कई शहीद ऐसे हुए जिन्होंने हंसते हंसते अपनी जान दे दी, यानी कि उनकी डेथ हो रही थी, वो शहीद हो रहे थे, किसी को फांसी दी गई, किसी को शूट कर दिया गया, लेकिन फिर भी वो मुस्कुरा रहे थे। यानी कि वो ये सोच रहे थे कि या ये उनकी फीलिंग थी कि अपनी मातृभूमि के लिए, अपने देश के लिए हम अपनी जान न्यौछावर कर रहे हैं। तो ये जो फीलिंग है यही रोमांटिक नेशनलिज्म है। अब रोमांटिक नेशनलिज्म क्या है? इसमें क्या था कि जो साइंस और रीज़न, यानी कि जो तर्क शक्ति या जो हम सोचते हैं कि साइंटिफिक नॉर्म्स पे ये सही है या नहीं, उसको नेगलेक्ट करके फोकस किया गया इमोशंस पे, इंस्टीट्यूशंस पे, माइस्टिकल फीलिंग्स पे, लाइक आर्ट, म्यूज़िक एंड लव। यानी कि जैसे हम कई बार कहते हैं ना, जैसे कुछ हमारे राजा ऐसे हुए हैं जिनको हमने इतना ग्लोरीफाई किया है कि हम उनको भगवान की तरह मानते हैं। जैसे कि कई बार जो राइटर होते थे राजाओं के दरबार में, वो ऐसे ग्लोरीफाई करते थे कि राजा जो है उसका घोड़ा तो हवा में उड़ रहा है। तो इस तरह से जो है ये साइंस और रीज़न के आधार पे सच नहीं हो सकता, लेकिन जहाँ पर बात आ जाए मास्टिकल फीलिंग्स की या इल्यूस्ट्रेशंस की, जहाँ पर इसको शो किया जाए कि पब्लिक कहीं ना कहीं इसको सपोर्ट करे, तो वहाँ पर ये चीज़ फिट बैठ जाती है। तो ऐसी फीलिंग्स को ही रोमांटिसिज्म कहा जाता है। अब यहाँ पर क्या है, 1830 में यूरोप में जो चेंजेस हो रहे थे, कई क्रांतियाँ हुई, कई लड़ाइयाँ लड़ी गई, और जिसके कारण कई सारे न्यू एम्पायर बने, न्यू कंट्रीज़ बनी। तो जिसके कारण जो इकोनॉमिक्स स्ट्रक्चर था यूरोप का, कहीं ना कहीं उसके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा, जिसके कारण 1830 तक आते आते यूरोप में इकोनॉमिक हार्डशिप का दौर आ गया। ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप। इकोनॉमिक हार्डशिप का मतलब है कि आर्थिक तंगी, कि लोगों के पास अपना जीवन चलाने के लिए जो रिसोर्स होते हैं या जो पैसे होते हैं वो ख़त्म होने शुरू हो गए, उनकी इनकम ख़त्म हो गई। अब इकोनॉमिक हार्डशिप के कारण क्या थे? फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसके कई सारे कारण जो हैं सोशल साइंटिस्ट बताते हैं। तो इकोनॉमिक हार्डशिप के कारण थे इंक्रीज़ इन पॉपुलेशन, कि जो जनसंख्या है यूरोप की बड़ी तेज़ी से बढ़ रही थी। अब जब जनसंख्या बढ़ती है तो डिमांड भी बढ़ती है, और अगर हालात आपके देश के ऐसे हों कि ये रिवोल्यूशन चल रही है या कोई फ्रीडम की वॉर चल रही है, तो ऐसे में जो रिसोर्स क्रिएट करना या इनकम के सोर्स क्रिएट करना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो जिसके कारण पॉपुलेशन का जो बोझ है वो इकॉनमी नहीं सह पाई। फिर माइग्रेशन फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज़। अब जैसे कि वो दौर भी था जब यूरोप में इंडस्ट्रीज़ लग रही थी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहा था, तो जो लोग थे वो विलेज एरिया से शहरों की तरफ आ रहे थे, क्योंकि रोज़गार की उन्हें तलाश थी वहाँ पे। इंक्रीज़ इन अनएम्प्लॉयमेंट। अब शहरों में जब बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन इकट्ठी हो गई तो काम करने वाले ज़्यादा हो गए, काम इतना था नहीं, तो बेरोज़गारी की समस्या वहाँ पर क्रिएट हो जाती है। और बेरोज़गारी जो है सीधी इकोनॉमिक हार्डशिप से, पॉवर्टी से कनेक्ट होती है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा गरीबी वहाँ पर बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा गरीबी फैल जाती है। अब किसी के पास रोज़गार नहीं होगा तो गरीबी हो जाएगी। इंक्रीज़ इन फूड प्राइस ड्यू टू क्रॉप फेलियर। अब उस पर क्या हुआ कि ये उन दिनों में जो है वॉर के कारण या किसी नेचुरल डिज़ास्टर के कारण क्रॉप फेलियर हो गया और फसलें अच्छी नहीं हुई, जिसके कारण जो फूड थे उसके प्राइस बढ़ने लगे। एक तरफ तो देखो रोज़गार नहीं है, गरीबी है, पैसे नहीं है, ऊपर से खाने पीने की जो चीज़ें वो महंगी हो गई, जिसके कारण सिचुएशन और भी ज़्यादा मुश्किल हो गई। फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन रिजल्टिंग इन पॉवर्टी। देखो इंडस्ट्रियलाइजेशन वैसे पॉवर्टी दूर करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है इंडस्ट्रीज़ ने, लेकिन इसमें ये उनके लिए है जो छोटे इंडस्ट्रियलिस्ट थे या ऐसे लोग जो कोई ऐसे काम में इन्वॉल्व थे जिस काम को इंडस्ट्रीज़ ने आके ख़त्म कर दिया। जैसे कि पहले कुछ लोग जो थे
वो कपड़ा बनाते थे हाथों से, जिन्हें हम बुनकर या जुलाही कहते हैं। जब इंडस्ट्रीज़ लगी तो फैक्ट्रियों में वो कपड़ा बनने लगा, जिसके कारण उनका रोज़गार ख़त्म हो गया जो हैंडमेड क्लॉथ बनाते थे, और जिसके कारण वो है गरीबी में चले गए। तो इस तरह से सोसाइटी के अलग अलग सेक्शंस पे कई कारणों से इकोनॉमिक जो है हार्डशिप के दौर में वो आ गए, जिसके कारण यूरोप में प्रॉब्लम हुई। अब इकोनॉमिक हार्डशिप में क्या होता है कि जो लोग हैं वो प्रोटेस्ट करते हैं, और उन्होंने अब रिपब्लिक गवर्नमेंट बनाने के लिए प्रयास किया कि अब राजा या कोई एरिस्टोक्रेसी टाइप सरकार हमें नहीं चाहिए। रिपब्लिक गवर्नमेंट का मतलब है कि जैसे एक डेमोक्रेसी होती है, डेमोक्रेसी में सभी लोग वोट डालते हैं और कई सारे लोगों को चुना जाता है सरकार में। अब रिपब्लिक गवर्नमेंट डेमोक्रेसी से थोड़ा अलग है, इसमें सिर्फ हेड ऑफ द नेशन चुना गया, सिर्फ एक बंदा चुना गया जो राजा की कुर्सी पर बैठे, यानी कि राजा को चुनने की पावर पब्लिक ने अपने पास रख ली। अब पब्लिक में भी सभी को राइट टू वोट नहीं था, ओनली पुरुषों को, मैन को राइट टू वोट दिया गया, वो भी जो 21 साल से ऊपर के थे। ठीक है, अब जो नई सरकारें बनी उन्होंने डिसीजन लिए कि 21 प्लस से ऊपर के जो मैन है, ओनली जेंट्स, फीमेल को यहाँ राइट टू वोट नहीं दिया गया, लेकिन राइट टू वर्क सभी को दिया गया कि काम करने का अधिकार। और जो नेशनल वर्कशॉप जो है क्रिएट की गई, यानी कि एक ऐसी जगह बनाई गई जहाँ पर लोगों को लिए एम्प्लॉयमेंट क्रिएट की जा सके, यानी कि इकोनॉमिक हार्डशिप से निकालने के लिए अब जो नई बनी रिपब्लिक गवर्नमेंट्स थी उन्होंने प्रयास करने शुरू कर दिए। तो इस तरह से जो यूरोप है एक लंबी यात्रा रही है रेवोल्यूशंस की वहाँ पे, जिसके कारण यूरोप में बहुत से चेंज आए, जिसको हम यहाँ पर स्टडी करते हैं। अब इसके आगे यहाँ तक हमारे जो बेसिक टॉपिक हैं इस चैप्टर के वो ख़त्म हो जाते हैं, और आगे मेन टॉपिक रह जाते हैं जिनको हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। वो टॉपिक हैं यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, यूनिफिकेशन ऑफ इटली एंड यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन। ये 3 टॉपिक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतने इम्पोर्टेंट हैं कि एग्ज़ाम में इनमें से एक टॉपिक पक्का मिल जाता है। बहुत ज़्यादा चांस होते हैं कि इनमें से एक टॉपिक कम से कम एग्ज़ाम में आ ही जाता है। तो इस तरह से इसलिए हम नेक्स्ट वीडियोज़ में ये टॉपिक डिस्कस करेंगे, इसलिए आप रेगुलर ये क्लास अटेंड करते रहें, टाइम पे अपनी क्लास में पहुँचें। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप इसको एक बार फिर से प्ले करके देखें, और आप अपने डाउट्स को आस्क डाउट में या व्हाट्सएप के ज़रिए भी पूछ सकते हैं। सो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, हैप्पी लर्निंग।